recognition एज अ प्रोफेशन, यानी अगर हम MLT को एज अ प्रोफेशन देखते हैं तो हम किस तरह से देखते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रोफेशन को रिकग्नाइज कर सकते हैं, और एक्चुअली एक प्रोफेशन के लिहाज से MLT की खुद अपनी रिकग्निशन क्या है। इन चीज़ों को हम लोग जो है वो आज की स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक जो फील्ड है, ये पहले तो बिल्कुल भी इसका कुछ नामो निशान नहीं था। इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि पहले जस्ट लोग जो है ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और फिजिशियंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू चेक करके पेशेंट को और आगे उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते थे। इस वजह से इसकी कुछ खास पहचान भी नहीं थी। कहा यह जाता है कि अभी भी इतनी एफर्ट्स के बाद भी, इतने सालों के एफर्ट्स के बाद भी, जो कि लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स ने इतनी एफर्ट्स की, इतनी एफर्ट्स के बाद भी अभी तक ये जो है वो कंफ्यूजन बनी हुई है। इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज के हवाले से, एजुकेशन, ट्रेनिंग्स और लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स के हवाले से अभी तक भी कंफ्यूजन से हम लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। अभी भी इनमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स मौजूद हैं। अभी भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं, वो अभी भी यही एज्यूम करती हैं कि वो शख्स जो कि हॉस्पिटल में है, जो कलेक्ट करता है कोई भी सैंपल या ट्रांसपोर्ट कर रहा है या एक ब्लड को प्रोसेस कर रहा है या बॉडी फ्लूइड्स को प्रोसेस कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नर्स है या कुछ अननेम्ड मेडिकल वर्कर्स हैं। अभी तक यही कंसेप्ट जो है वो उन पेशेंट्स में या उनकी फैमिलीज के अंदर चल रहा होता है। कुछ जो ले पर्सन्स हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट के हवाले से, लेबोरेटरी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं रेगुलर बेसिस के हवाले से, वो इसके बारे में जानते भी हैं और वो काम करते भी हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिस्ट की जो ड्यूटीज हैं या टेक्नीशियंस की जो ड्यूटीज हैं वो भी इन जगहों पर सेम ही है, जिस वजह से कंफ्यूज्ड पिक्चर हमारे सामने आती है। आप ये सबसे पहले पिक्चर ये देखेंगे जो पेशेंट्स के दरमियान पाई जाती है, वो यही समझते हैं कि यही जो काम कर रहे हैं, चूंकि एक नर्स किसी भी वार्ड के अंदर वो यही काम कर रही होती है, सैंपल को लेना, सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना और फिर आगे लेके जाना, तो वो यही समझते हैं कि ये नर्स ही का काम है, नर्स ही सारा काम कर रही होती है। या फिर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पर्सन्स आते हैं जो मेडिकल वर्कर्स हैं, वो देख लेते हैं, तो वो यही अज्यूम हर कोई कर रहा था कि यही इन्हीं का ही काम है। थोड़ा सा अगर इसके आगे चले जाएं, अगर हम लैब के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ये तो मैंने बात की वार्ड्स के अंदर जो एक कंसेप्ट चल रहा है, ये कंसेप्ट है। तो अगर हम आ जाएं यहाँ पर लैब के अंदर, अगर आ जाएं तो लैब के अंदर अगर ड्यूटीज की बात करें तो जो टेक्नीशियंस की ड्यूटी है, जो टेक्नोलॉजिस्ट की ड्यूटी है, वो अक्सर सेम ही हमें नजर आ रही होती है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि टेक्नीशियन इसमें से कौन है और टेक्नोलॉजिस्ट कौन है। फिर ये नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड है, जिसे NLRB शॉर्ट वर्ड में कहा जाता है। ये एक फेडरल एजेंसी जो कि कांग्रेस में 1935 में एक एक्ट जो है उसके तहत जो है इसको बिल्डअप किया गया, नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट के तहत। और इस एजेंसी का जो काम था वो यही था कि जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में देखा जाए, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उन एम्प्लॉयर्स के दरमियान में या उनकी यूनियंस के दरमियान में जो लेबर प्रैक्टिसेस है उनकी जांच पड़ताल की जाए, और जितने भी मामलात अनफेयर हैं उनको रोका जाए और उनको देखा जाए कि किस तरीके से इनको टैकल किया जा सकता है। 1995 में नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड ने जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को प्रोफेशनल्स का नाम दिया और प्रोफेशनल्स की तरफ लेके आया। बोर्ड bestowed प्रोफेशनल स्टेटस ऑन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जिस वजह से ये हुआ कि जो प्रोफेशन के अंदर, एक खास प्रोफेशन के अंदर MLT का, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एक नया चेहरा सामने आना स्टार्ट हुआ, जिससे इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी एवेल्युएशन स्टार्ट हुई। क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट्स CLIA, ये यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं 1988 के, जिनकी एप्लीकेशन ये थी कि तमाम के तमाम जो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाए ह्यूमंस पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये काम स्टार्ट हुआ था। मां सिवाय के क्लिनिकल ट्रायल्स हों या बेसिक रिसर्च हो, इनकी बजाय जो है खास किस्म के जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं वो परफॉर्मेंस उनकी स्टार्ट हो जाए। CLI प्रोग्राम ने स्टैंडर्ड्स सेट किए और ख़ास किस्म के जो इश्यूज थे उनके बारे में भी स्टैंडर्ड्स सेट किए गए कि किस तरीके से क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाएं। तो ये तमाम काम जो है वो CLIA 88 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो किया गया, ख़ास किस्म के स्टैंडर्ड्स और इश्यूज को सेट किया गया। CLIA
ने डिफाइन की क्लिनिकल लेबोरेटरी को, जो कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तमाम के तमाम लेबोरेटरी टेस्ट जहां पर परफॉर्म हो सकें। और ये जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं ये कौन से, जो कि ह्यूमन से हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं वो, और फिर बाद में यही जो लेबोरेटरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिसमें डायग्नोसिस हमें हो सके उस प्रॉब्लम की या उस डिजीज की, प्रिवेंशन का भी हम लोग अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकें, इसी तरह डिजीज की ट्रीटमेंट के हवाले से। तो CLIA ने एक क्लिनिकल लेबोरेटरी को इस तरह से डिफाइन किया कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जिसमें तमाम के तमाम वो सैंपल्स जो हम ह्यूमन से कलेक्ट करते हैं उन सैंपल्स पर लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाएं। लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म इसलिए किए जाएं ताकि हम वहां से खास किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें जो डायग्नोस के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से या डिजीज की ट्रीटमेंट में हमारे लिए काफी मुआवन साबित हो। इसी तरह जो CLIA प्रोग्राम का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इस बात को इंश्योर करवाया जाए कि जितने भी टेस्ट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों, कि रिलायबिलिटी, उनकी टाइमलीनेस, जो टेस्ट रिजल्ट्स की है, इन चीजों को इंश्योर करवाया जाए। ये इस बात से कोई फर्क नहीं कि टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। हाँ, अगर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए खास किस्म की लेबोरेटरी को डिजाइन करवाया जाए, लेकिन उसके अंदर हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो उतने ही एक्यूरेट, रिलायबल हो, और टेस्ट रिजल्ट्स का जो टाइम है वो भी हमारे पास डिफाइन फॉर्म में हो। ये मेजर ऑब्जेक्टिव थे CLIA प्रोग्राम के। कोई भी डिफरेंट प्रोग्राम्स बनते हैं उनके खास किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, इसी तरह कई लैब्स हैं, हर एक के अपने मोटिव्स हैं, हर एक के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए अपना काम कर रहे होते हैं। CLIA प्रोग्राम जब बनाया गया तो उसका भी यही मकसद था कि जितना टेस्ट की एक्यूरेट होंगे टेस्ट रिजल्ट्स, जितने टेस्ट रिजल्ट्स हमारे टाइम से सामने आएंगे उतना ही अच्छी वो लेबोरेटरी जो है वो आगे एक्सपोज होगी। 1994 में लार्ज कमर्शियल लेबोरेटरीज ने कोऑपरेटिव नेटवर्क बनाया जिसके तहत लेबोरेटरीज को सेपरेट किया गया और लेबोरेटरीज को रीजनलाइज किया गया। मतलब कि रीजन्स के हवाले से, एक एरिया के अंदर खास किस्म के रीजन्स के हवाले से सेपरेशन करना, ये रीजनलाइजेशन कहलाती है। तो लेबोरेटरीज को रीजनलाइज किया गया फिर 1994 के अंदर, और फिर इस काम के अंदर और ज्यादा एवेल्युएशन स्टार्ट हो गई। मॉडर्न लेबोरेटरीज में जब टेस्ट परफॉर्म किया जाए तो फिर उस टेस्ट के लिए बहुत सारी खास किस्म के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। एडवांसमेंट जब हम कर रहे थे लेबोरेटरीज की तो फिर उसके लिए इक्विपमेंट्स और जदीद किस्म के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चाहिए थे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और ड्यूटीज़ की कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती गई, क्योंकि इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा हमें एजुकेशनल बैकग्राउंड भी चाहिए था पहले की निस्बत, चूँकि लेबोरेटरीज को मॉडर्नाइज किया जा रहा था। तो इसलिए ये काम जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होता गया, और कम्प्लेक्स होने के साथ साथ इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट थी ड्यूटीज की, वर्कर्स की, वो ज्यादा होती गई। सो दिस शुड कोज लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स ऑन होम these increased requirements and responsibilities rest to seek more recognition। तो फिर लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स जो है वो ही इन रिक्वायरमेंट्स को कवर कर सकते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर कर सकते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे तरीके से अदा कर सकते थे। तो इस वजह से एक लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स की खास किस्म की पहचान बनना शुरू हुई, उनकी अपनी रिकग्निशन स्टार्ट हुई। और चूंकि जब लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स जब ये काम कर सकते थे, इनको हैंडल कर सकते थे, तो इनकी रिकग्निशन में इजाफा होना स्टार्ट हुआ। यहाँ तक कि मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल ग्रुप्स थे उन्होंने ये ऑफर भी किया, उन्होंने बताया भी कि जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स को अपने इत्मीनान में लिया, और ताकि जो इम्प्रूवमेंट है उनको बेहतर से बेहतर किया जा सके, और हम जो है लेबोरेटरी जो वर्कर्स हैं उनके ख़ास किस्म के स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाएं। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें थी, इसका सबका ताल्लुक जो है एजुकेशन के साथ इसका ताल्लुक था, और जो कि तमाम के तमाम एजुकेशनल प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से जानता हो, उसकी गहराई को जानता हो, और वर्कर्स के लेवल्स को जानता हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है लेबोरेटरीज के अंदर चूंकि होनी थी, तो इन तमाम चीज़ों को फिर डिवाइड किया जाना शुरू हुआ कि जो बंदा जो है कितना अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानता है, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन कितना है, ताकि लेबोरेटरी वर्कर्स के स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाएं। मेडिकल लेबोरेटरियंस जो हैं, लेबोरेटरियंस ज़्यादातर केसेस में बड़े लार्ज लेवल पे और वेल डिज़ाइन फैसिलिटीज़ में वो काम कर रहे होते हैं,
जिस तरह एक टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एक खास किस्म के एनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म करता है यूरिन सैंपल्स के ऊपर, तो इस पर काम यानी कि स्टार्ट हो गया। टेस्टिंग पर्सनल इन द मॉडर्न लेबोरेटरी हैव अ वास्ट एरिया ऑफ इक्विपमेंट। नेक्स्ट एक पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज अ मेडिकल लैब वर्कर। बहुत सारे खास किस्म के कंसिडरेबल नंबर ऑफ नेम्स हैं या ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज जिसमें लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल लेबोरेटरी में जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं उनको फाइंड किया जाना इजी है, और उसके साथ साथ हम लोग इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ कामों के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, उनके नाम रखे जा सकते हैं, डिपेंड के वो किस जगह पे कौन सा काम कर रहा है, उसकी जॉब पोजीशन कौन सी है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि एक लैब के अंदर काम करने वाला जो बंदा है, बाज़-औक़ात वो लैब असिस्टेंट बन जाता है, बाज़-औक़ात टेक्नीशियन बन जाता है, टेक्नोलॉजिस्ट बन जाता है। तो एक मेडिकल लैब वर्कर जो है उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। डिपेंड करता है वो किस डेस्क पे काम कर रहा है, डिपेंड करता है कि उसकी जॉब पोजीशन कौन सी है। तो इसी तरह जो है वो बहुत सारी एजेंसीज हैं या स्टेट हैं, वो एक मेडिकल लेबोरेटरी वर्कर्स को डिफरेंट नेम देती हैं, डिफरेंट टाइटल्स देती हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप डिपेंड ऑन द जॉब पोजीशन और डिपेंड कि आप किस जगह पे क्या काम कर रहे हैं, उस बुनियाद पर ये टाइटल जो है वो बदलता रहता है। इसी तरह अगर देखा जाए क्लिनिकल लेबोरेटरी वर्कर्स जो हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं किसी भी हॉस्पिटल लेबोरेटरीज के अंदर, तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और ranging from the most common employment as a profession in the hospital setting to positions in business sector। इसके अलावा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मूव कर सकते हैं, इसके अलावा वो रिसर्च के अंदर या जितने भी लीगल कैटेगरीज हैं उनमें, या जितने स्टेट क्राइम लेबोरेटरीज हैं, फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, उनमें काम कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी वर्कर के पास, जो भी हॉस्पिटल लेबोरेटरीज में काम कर रहा होता है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, या फिर एक एम्प्लॉयमेंट को क्या रिवार्ड दिया जा रहा है या किस स्टेटस पे उसे रखा जा रहा है, ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इतनी सारी उसके पास पोजीशंस होती हैं कि किस किस जगह पर एक लेबोरेटरी वर्कर काम कर सके। इसी तरह अगर इन जनरल जो कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयमेंट की, इसके अलावा खास किस्म की स्पेशलिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज हैं जो कि मौजूद हैं एक लेबोरेटरी वर्कर्स के लिए। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर आ जाती हैं, या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वहाँ पर होती हैं, जिसमें वो मेडिकल लेबोरेटरियंस को यूज़ करते हैं कि वो ख़ास किस्म का जो डाटा है उसको प्रोड्यूस करवा सकें, या जितनी भी रिसर्च इंफॉर्मेशन है उसको कंपाइल किया जाए और फिर उसके ज़रिए से न्यू मेडिकेशंस देखी जाए और पेशेंट्स पर जो उनके असरात हैं वो देखे जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। जैसे यानी कि एक लेबोरेटरी वर्कर है तो वो एक जगह पर ही लगा हुआ है और वो कहीं और जा नहीं सकता। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया यहाँ पर कि वो चाहे जो है, ये डिपेंड कर रहा होता है, वो बंदा हॉस्पिटल में किसी जगह पे पोजीशन पे लग जाए, वो बिजनेस सेक्टर पे चला जाए, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चाहे चला जाए, रिसर्चर के तौर पर चला जाए, डिफरेंट फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, क्राइम लेबोरेटरीज के अंदर चला जाए, तो ये काफ़ी एक लेबोरेटरी वर्कर के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो किसी भी जगह पर अपने आप को सेटल कर सकता है। इसी तरह जो कमर्शियल रेफरेंस लेबोरेटरीज हैं वो हॉस्पिटल लेबोरेटरीज के थ्रू भी यूज हो जा रही होती हैं। कमर्शियल रेफरेंस लेबोरेटरीज आर कॉमनली यूज्ड बाय हॉस्पिटल लेबोरेटरीज। किस लिहाज से कि टेस्ट की परफॉर्मेंस के लिहाज से, खास किस्म के स्पेशल प्रोसीजर्स के लिहाज से, वो जो कि इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं होते टाइम की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से, या जो सप्लाईज दी जा रही होती हैं टेस्ट के लिए जो ज़रूरी होती हैं उसके हवाले से। तो इन वजूहात की बिना पर जो कमर्शियल रेफरेंस लेबोरेटरीज हैं वो यूज़ की जाती हैं ताकि इनकी जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके। किसी हद तक जो POLS है, जिसे फिजिशियंस ऑफिस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल रही है शेड्यूल करने में मोर देन हॉस्पिटल लेबोरेटरीज, काफ़ी हद तक जो है ये सेटिंग करने में, एजुकेशन सेटिंग करने में मामूल साबित हुई, और ताकि ख़ास किस्म के एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट को पर काम किया जाए, और इसको ये परस्यू करने में काफ़ी करामत साबित हुई। इसके साथ साथ जितने लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं वो तमाम लेवल्स पर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए एज अ एम्प्लॉयमेंट।
चाहे वो सेल्स के अंदर हो, चाहे वो सेलिंग जो है वो इक्विपमेंट की करनी हो, सप्लाईज हो, इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, वर्कर्स की ट्रेनिंग करनी हो कि जो न्यू इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। इसके अलावा टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा मेजर मैन्युफैक्चरर्स के जितने भी टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो उन जगहों पर भी लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स जो है वो एक फ़ायदेमंद एम्प्लॉय के तौर पर ही साबित हुए हैं। अगर आप इस लेबोरेटरी प्रोफेशनल को देखें भी तो एक लेबोरेटरी प्रोफेशनल जो है वो ना सिर्फ एक लैब के अंदर लैब टेस्ट परफॉर्म कर सकता है, बल्कि यही प्रोफेशनल जो है वो आगे जाके मुख्तलिफ डीलिंग्स कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जान सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाए और वो इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग करना, उनकी प्रोडक्शन, उनकी डेवलपमेंट्स को देखना, उनको सेल करना, जितने इक्विपमेंट्स हैं जिन पर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके हवाले से भी ये जो लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम वैसे बात करें, ये प्रोफेशनल्स के लिहाज से बात करें तो प्रोफेशनल्स के अंदर भी जो है ये एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है और जो कि ये एम्प्लॉयमेंट के तौर पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं, जिसके अंदर ये डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर जाके, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जाके अपने उस इक्विपमेंट को लॉन्च करना, अपने इक्विपमेंट के बारे में डील करना, अपने इक्विपमेंट के बारे में बताना, उन्हें सेल करना, इस तरह की जो जॉब्स हैं वो भी हमारे यहाँ ऑफर की जाती हैं, जिसे स्टूडेंट्स बड़े लेवल पर जो है वो ज्वाइन भी करते हैं। और ये बात कहने का मकसद यही था कि जो एक लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं वो सिर्फ एक हद तक महदूद नहीं है। हम चूंकि एक लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स की रिकग्निशन, उनकी पहचान देख रहे हैं, तो ये बहुत मुख्तलिफ लेवल पर और बड़े लेवल पर ये इसकी पहचान जो है वो बनती जा रही है लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स की। तो जिस तरीके से हमने बात की कि लेबोरेटरी जो वर्कर्स हैं या लैब से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं वो किन किन चीज़ों पर अबूर हासिल करते हैं और कितना वो काम कर सकते हैं, उस हवाले से अगर हम बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी वर्कर्स की जो ज़रूरत, उनकी जो नीड है, वैसे एक लेबोरेटरी के अंदर या वैसे किसी भी एरिया के अंदर या किसी कंट्री के अंदर, किसी रीजन के अंदर उसकी ज़रूरत जो है वो बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ साथ उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। इनकी स्पेशलिटीज़ के हवाले से, इनकी डेजिग्नेशंस के हवाले से इनकी ज़रूरत चूंकि बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हो रहे हैं ताकि हम भी इन लेबोरेटरी जितनी भी टेस्ट हैं या वर्क है, लेबोरेटरी वर्क है, उसके अंदर वो काम कर सकें। तो चंद पिछले सालों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो एनरोल हुए हैं और अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी रिसर्च के हवाले से एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि पेशेंट की डायग्नोस्टिकली उसको अच्छे तरीके से देखा जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से हो सके। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक छोटा सा ओवरव्यू था कि प्रोफेशन के लिहाज से क्या रिकग्निशन है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखे कि कई जगहों पर जो है पहले बिल्कुल भी इसके बारे में इसकी रिकग्निशन नहीं थी, इसको देखा नहीं जाता था, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि जब वक्त के तनाज़ुर के को मद्देनजर रखते हुए जब इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से इस पर काम होना शुरू हुआ। तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो ये मैं सारी स्लाइड्स को एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ ताकि हमें दोबारा उसको जांचने में आसानी हो सके। जिसमें बताया गया पहले कि पहले जो है वो लेबोरेटरी प्रोफेशनल जो है वो ये अभी तक भी कुछ कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं, जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग या लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं, उनके दरमियान में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ पाई जाती, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन सॉरी पाई जाती है। इसी तरह बहुत सारे जो है सबसे पहली बात यह है कि जितने भी वर्कर्स हैं सारा काम मिक्स हुआ हुआ है, सारे काम एक ही जो बंदा है वो मुख्तलिफ काम कर रहा होता है, तो फिर इससे अहमियत जो है वो लेबोरेटरी वर्कर्स की अहमियत जो है वो बहुत कम पड़ जाती है। यहाँ पर एक नर्स का नाम लिया गया था और बताया गया था कि किस तरीके से जो कुछ ले पर्सन्स हैं या जितने दूसरे नर्स या मेडिकल वर्कर्स हैं वो मिल के सारे काम कर रहे होते हैं, तो कोई पता नहीं चलता कि इसमें से लेबोरेटरी टेक्नीशियन कौन है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट कौन है। इसी तरह फिर बाद में जो है NLRB जो है इसके तहत मुख्तलिफ एक्ट बना 1935 में, जिसमें इसके हवाले से रोशनी डाली गई कि इस पर कैसे काम किया जाए और किस तरीके से इनको सेपरेट किया जाए और फिर इस तरीके से एज अ प्रोफेशनल स्टेटस जो है इसको देखा गया। ये NLRB ने बोर्ड ने जो 1995 के अंदर ये काम स्टार्ट किया
और फिर जो एक CLIA क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट्स अमेंडमेंट्स था, ये भी इसके तहत जो है वो ये काम स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से इश्यूज को टैकल किया जाए, लेबोरेटरी के इश्यूज को कैसे टैकल किया जाए, स्टैंडर्ड्स को कैसे कायम किया जाए। ये सारा काम अभी ये उस वक्त 1988 के अंदर जो है ये वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होना स्टार्ट हो चुका हुआ था। CLIA ने जो है वो खास किस्म के लेबोरेटरी को डिफाइन किया कि किस तरीके से लेबोरेटरी टेस्ट जो है जहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं डायग्नोस करने के लिए। और इसी तरह ये जो CLIA प्रोग्राम है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये था कि हम टेस्ट रिजल्ट्स जो है वो हमारे अच्छे हों, एक्यूरेट हों, रिलायबल हों। तो ये खास किस्म के कुछ मोटिव पॉइंट्स CLIA प्रोग्राम के तहत दिए गए। फिर वो 1994 के अंदर लेबोरेटरीज को रीजनलाइज किया गया, उसको वास्ट किया गया, फैलाया गया, अलग-अलग सेपरेट रीजन वाइज किया गया। फिर जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे रिसर्च में बढ़ता गया, तो इस तरीके से ड्यूटीज में कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आई। उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए था कि बैकग्राउंड नॉलेज हो, प्रोफेशनल्स के पास, और इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, और तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए थे क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे थे, मॉडर्नाइज कर रहे थे। तो ये सारी की सारी पहले जो है वो प्रॉब्लम सामने आई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनको टैकल करना शुरू किया गया। बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आते हुए, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया गया। बाद में फिर हमने जो है वो ये देखा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज अ मेडिकल लैब वर्कर, हमने देखा कि एक मेडिकल लैब वर्कर के लिए कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो उनमें हवाले से हमने कहा कि जैसे एक मेडिकल लैब वर्कर जो है वो एक जगह पर बाउंड नहीं हो सकता, बल्कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अगर एक लैब के अंदर अगर हम काम करें तो उस लैब के अंदर बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं, एक लैब के अंदर बहुत सारे स्टेटस हैं, बहुत सारे स्टेटस पॉइंट्स हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे खुलते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉय किया जा सकता है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के तौर पर एक लैब वर्कर काम कर सकता है। फिर इसी तरह सिर्फ एक लेबोरेटरी वर्कर जो है इस हद तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपना काम कर सकता है, बिजनेस सेक्टर पे काम कर सकता है, इसके अलावा रिसर्चर्स के तौर पर काम कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है फिर हमने स्टडी की कि किस तरीके से एक लेबोरेटरी वर्कर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन हो जाती हैं, और वो फिर अपनी मर्जी के तहत जो है वो अपने जिस जगह पर जाना चाहता है वो चला जाता है। फिर हमने बात की कि रिसर्च लेबोरेटरीज की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो भी इनको इजीली जो है वो कैरी करती हैं ताकि इनसे फायदा लिया जा सके। चूंकि एक लेबोरेटरी प्रोफेशनल जो है एक लैब टेस्ट या लैब से रिलेटेड जो है वो काफी पहले से ही कमांड रखता है। फिर इस हवाले से उसके उस नॉलेज को गेन करने के लिए मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं वो इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो फिर हमने बात की कि यही जो है इसी तरह सेल्स के हवाले से हमने बात की, इक्विपमेंट की सेलिंग में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स जो अपना किरदार अदा करते हैं और कर भी रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और इसके हवाले से इन्हें फ़ायदा ही मिल रहा है। और एंड हमने फिर बात इस तरह की कि मेडिकल लेबोरेटरी वर्कर्स जो हैं वो चूँकि उनकी जो ज़रूर नीड है एक माशरे के अंदर वो बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से नीड बढ़ती जा रही है तो उसी तरीके से काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड के अंदर एनरोल होते जा रहे हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू जो हमने इस टॉपिक के हवाले से पढ़ा। हम यहाँ पर अपनी इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।